जय सिया राम बेटा, जय सिया राम बच्चों। चलो बच्चों, आज का टॉपिक शेयर पूंजी के व्यवहार का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुनो, अभी तक आपको पता है कि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आता है 8 नंबर के लिए। 8 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें से 5 नंबर का हम लोग पढ़ चुके हैं। 5 नंबर का ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आवेदन की रकम, आवेदन, आवंटन, प्रथम और अंतिम मांग। आवंटन के समय कौन कौन सी प्रविष्टियां होती हैं, आवंटन के समय कौन कौन सी प्रविष्टियां होती हैं, प्रथम और अंतिम मांग के समय कौन कौन सी प्रविष्टियां होती हैं, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा 3 और प्रविष्टियां होती हैं, तो वो 3 नंबर की होंगी। तो 5 नंबर का वो और 3 नंबर का आज सीखेंगे, तब जाकर के टोटल 8 नंबर का सवाल तुम्हारा बनेगा। बराबर, इस टॉपिक के बिना तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। बराबर, वो जो हमने सीखा है ना, वो समझ लो सिर्फ 5 मार्क्स के लिए है। कभी कभार एग्जामर 4 नंबर भी देगा, उसके मूड के ऊपर है। बराबर ना। तो ये वाला टॉपिक पे जो 3 प्रविष्टियां एक्स्ट्रा आने वाली है, वही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इस चैप्टर में, वही थोड़ा सा टफ बनाता है इस चैप्टर को। बाकी तो ये चैप्टर एकदम सिंपल है। आप लोगों ने देखा होगा, जो थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा तो उसको अच्छे तरह के समझ में आया होगा। आवेदन के समय 3 प्रविष्टियां एकदम फिक्स होती हैं, कुछ नया नहीं होता था बच्चों। आवेदन के समय मैंने कहीं पे कुछ चेंज नहीं किया था, 3 स्टेप बताया था तो 3 ही चला था। आवंटन में भी मैंने कुछ चेंज नहीं किया था, 2 प्रविष्टि बताई थी, 2 ही प्रविष्टि चलती रही। प्रथम और अंतिम मांग के टाइम पे भी 2 प्रविष्टियां थी, वही चली। बराबर ना। अब एक्स्ट्रा 3 प्रविष्टियां और आने वाली हैं, तो वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, पहले उसका टॉपिक समझेंगे, फिर वो प्रविष्टियां समझेंगे। ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल समझोगे तो ही समझ पड़ेगा अच्छे से, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। बराबर। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में एक शेयर जब्ती, अंश जब्ती का एक टॉपिक होता है। शेयर जब्ती, अंश जब्ती। मैं नॉर्मली अंश जब्ती वर्ड का यूज करूंगा। अंश जब्ती किसे कहते हैं, बराबर ना। और उससे संबंधित आवश्यक प्रविष्टियां, ये 3 प्रविष्टियां और एक्स्ट्रा आने वाली है, वो अंश जब्ती से संबंधित होंगी। अंश जब्ती किसे कहते हैं, सुनो। आपको पता है कुछ शेयर धारक ऐसे होते हैं जो आवंटन के समय पैसे नहीं भरते हैं, उसको अप्राप्त आवंटन बोलते हैं। कुछ शेयर धारक ऐसे होते हैं प्रथम और अंतिम मांग के टाइम पे पैसे नहीं भरते हैं, उसको बोलते हैं अप्राप्त प्रथम और अंतिम मांग। बराबर ना। प्रथम और अंतिम मांग की रकम नहीं प्राप्त होती तो उसको अप्राप्त मांग भी कहते हैं ना। और आवंटन की रकम नहीं प्राप्त होती है तो अप्राप्त आवंटन बोलते हैं। इस तरह से अगर हमको आवंटन आवंटन के टाइम पर अगर कोई शेयर धारक पैसा नहीं भरता है तो उसको अप्राप्त आवंटन बोलते हैं, और प्रथम और अंतिम मांग के टाइम पर अगर कोई शेयर धारक पैसा नहीं भरता है तो उसको अप्राप्त मांग बोलते हैं। बराबर ना। लेकिन कंपनी कभी ना कभी तो उनके पास से बाकी का पैसा मांगेगी ही। किसी ने आवंटन का पैसा नहीं भरा है, क्या कंपनी उससे जिंदगी में मांगेगा ही नहीं। मैंने तुम लोगों से फीस मांगा और तुम लोगों ने मान लो फीस ला करके नहीं दिया, मैंने कोई एक डेट दिया था और तुम लोगों ने उस दिन फीस ला कर नहीं दिया मुझे, तो क्या मैं उसके बाद कभी मांगूंगा ही नहीं, कभी ना कभी तो मांगूंगा ना। और फाइनली मांगते 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 जब मैं कंटाल जाऊंगा, जब मुझे लगेगा कि नहीं अब ये बच्चे देने ही वाले नहीं है फीस, तो मैं क्या करूंगा, फाइनली तुम लोग का नाम अपने रजिस्टर में से काट करके हाथ जोड़ लूंगा, जाओ भैया, यही करूंगा ना। तो कंपनी भी यही करती है। बाकी के हफ्ते की जो रकम होती है कंपनी बार बार मांगती है, भाई आपने आवंटन का पैसा नहीं भरा है, आपने प्रथम मांग का पैसा नहीं भरा है, आपने अंतिम मांग का पैसा नहीं भरा है, उसको भरो। कंपनी बार बार पैसे मांगती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब शेयर धारक कंपनी का पैसा नहीं चुकाता है तो मजबूरन कंपनी को क्या करना पड़ता है, उसकी जो भरी हुई रकम है, जैसे मान लो कि 10 रुपए में से उसने 8 रुपए भर दिए हुए हैं, केवल 2 ही रुपए नहीं भरे हैं। बराबर ना। तो कंपनी बार बार उनको बोलेगी कि भाई आपके सिर्फ 2 ही रुपए बाकी है, आप भर दो, नहीं तो हम आपके जो 8 रुपए भरे हुए हैं ना वो भी जब्त कर लेंगे और शेयर धारकों के लिस्ट में से आपका नाम काट देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो लोग नहीं भरेंगे तो कंपनी के पास लास्ट में यही रास्ता होता है। तो कंपनी क्या करेगी,
मन नहीं लगता है क्या पढ़ाई में? हाँ बेटा, दिल मन थोड़ा पढ़ाई में लगाओ। बिल गेट्स की बात याद है कि नहीं तुम लोगों को? बार बार बताना पड़ेगा मेरे को। हाँ, इतना बड़ा रईस आदमी इतनी बड़ी बात कह गया है, लेकिन उसका अनुसरण नहीं करते हो आप लोग। तो चलो सुनो, तो मान लो किसी शेयर धारक ने 10 रुपए में से 8 रुपए कंपनी में भर दिए हैं। मान लो हम लोग कंपनी वाले हैं और हमको किसी शेयर धारक के पास से 10 रुपए में से 8 रुपए प्राप्त हो गए हैं। अब अंतिम मांग का वो 2 रुपए नहीं भर रहा है। हम उसको बार बार बोलेंगे भाई आपका 2 रुपया बाकी है, उसको भरो, नहीं तो जो आपने 8 रुपए भरा है ना, हम उसको भी जब्त कर लेंगे और शेयर धारकों की लिस्ट में से आपका नाम भी काट देंगे और आप कंपनी के मालिक नहीं रहोगे, बराबर। लेकिन उसके बावजूद भी वो ढीठपना दिखाएगा, नहीं पैसा भरेगा, तो कंपनी क्या करेगी? लास्ट में वही करेगी, उसके भरे हुए पैसे को कंपनी क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी और शेयर धारकों के लिस्ट में से उसका नाम क्या कर देगी? काट देगी। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं अंश जब्ती, शेयर जब्ती, बराबर। जब कंपनी किसी शेयर धारक का, बराबर, भरी हुई रकम जब्त कर ले और शेयर धारकों के लिस्ट में से उसका नाम काट दे, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं शेयर जब्ती, अंश जब्ती, अंश जब्त करना, बराबर। तो अंश जब्ती आपको समझ पड़ा। मान लो कि कोई एक शेयर धारक है, उसने 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए में से उसने मान लो कि 7 रुपए भर दिए हैं, 7 रुपए भर दिए हुए हैं और यहां पर 2 और यहां पर 1। चलो रोजनामचा में बताता हूं। जब अंश जब्त होता है तो क्या रोजनामचा होता है, उसके बाद ये रकम मैं आपको बताता हूं। जब कंपनी अंश जब्त करती है ना किसी का, तो पहला रोजनामचा ये होता है, अंश जब्त किया जाए तब। अंश जब्ती की स्टोरी में 3 स्टेप आएंगे। पहला स्टेप, अंश जब्त किया जाए तब। तो कंपनी जब अंश जब्त करती है तो रोजनामचा होता है अंश जब्ती खाते उधार। अंश जब्ती खाता क्या होगा? उधार, ठीक है। और जमा में अंश जब्ती खाते का, फिर अप्राप्त, सॉरी, अंश आवंटन खाते का और अंश प्रथम और अंतिम मांग खाते का। तो समझ लो, जैसे कि 10 रुपए का शेयर है तो अंश पूंजी खाते उधार पूरा 10 रुपए होगा। फिर उसके बाद अंश जब्ती खाते का, शेयर धारक के पास से हमको जितनी रकम प्राप्त हो गई है उसको अंश जब्ती खाते जमा करेंगे। इसलिए देखो यहां पर लिखा है प्राप्त रकम। अंश जब्ती खाते का कौन सी रकम जमा करेंगे? प्राप्त रकम। जितना रुपया हमने प्राप्त किया है, मान लो हमको 7 रुपए प्राप्त हो गया है, तो अंश जब्ती खाते जमा पूरा 7 रुपए करेंगे। उसके बाद अंश आवंटन खाते का अप्राप्त रकम, मान लो शेयर धारक ने आवंटन के समय 2 रुपए नहीं भरे थे, तो अंश आवंटन खाते जमा हो जाएगा 2 रुपया। और मान लो इसको तुम अप्राप्त भी लिख सकते हो आगे, अप्राप्त अंश आवंटन, अप्राप्त अंश आवंटन और अप्राप्त अंश प्रथम और अंतिम मांग। तो जो अप्राप्त है, आवंटन की रकम नहीं प्राप्त हुई है, तो अप्राप्त आवंटन खाते का, और उसके अंतिम मांग की रकम नहीं भरी है तो अप्राप्त अंतिम मांग खाते का। मान लो आवंटन के समय 2 रुपए नहीं भरा है तो अप्राप्त आवंटन खाते का 2 रुपया, और अंतिम मांग के समय 1 रुपए नहीं भरा है तो अंश अंतिम मांग खाते का 1 रुपया। ये पहला स्टेप होता है अंश जब्ती में। अंश जब्त किया जाए तब, अंश जब्त किया जाएगा तो याद रखना अंश पूंजी खाता उधार होगा और अंश जब्ती खाते जमा होगा। कंपलसरी अंश जब्ती तो जमा होगा ही, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अप्राप्त आवंटन और अप्राप्त प्रथम और अंतिम मांग दोनों ही जमा हो। मान लो अगर उस शेयर धारक ने आवंटन भर दिया है, केवल अंतिम मांग नहीं भरा है, तो सिर्फ अंतिम मांग जमा होगा। मतलब जितना नहीं भरा होगा उतना अप्राप्त रकम खाता क्या हो जाएगा? जमा। और जितना भरा हुआ है उतना अंश जब्ती खाते क्या हो जाएगा? जमा। इस तरह से अंश जब्त करते समय ये प्रविष्टि होगी, अंश पूंजी खाते उधार, अंश जब्ती खाते का, अप्राप्त आवंटन खाते का, अप्राप्त प्रथम और अंतिम मांग खाते का। जितना रुपया प्राप्त हो गया उतना अंश जब्ती खाते का, जितना रुपया प्राप्त नहीं हुआ उतना अप्राप्त आवंटन या अप्राप्त मांग खाते का। अब दूसरा स्टेप, जो शेयर अब कंपनी ने जब्त कर लिए,
अब उसको क्या करेगी, फिर से कहीं ना कहीं बेचेगी ही, ऐसा तो नहीं इसको रख करके हमेशा के लिए भूल जाएगी। किसी का शेयर कंपनी ने मान लो जब्त कर दिया, अब उसको कहीं ना कहीं पे बेचना ही होता है। तो दूसरा स्टेप, जब्त हुए अंश पुनः प्रकाशित किए जाए तब, जब्त किया हुआ अंश पुनः प्रकाशित किया जाए तब। तो बच्चों आपको पता है कि नॉर्मली जो शेयर हमने जब्त कर लिया है ना, उसको एक प्रकार से सेकेंड हैंड शेयर बोलेंगे। सेकेंड हैंड शेयर, एक बार पहले हमने बेचा था, फिर हमने उसको वापस लिया, अब दूसरे किसी को बेचेंगे तो सेकेंड हैंड हो गया ना। तो सेकेंड हैंड कोई भी चीज आपको पता है मूल कीमत से कम कीमत पर बिकती है। नॉर्मली 10 रुपए का शेयर है, अब मान लो हम लोग उसको कितने में बेचेंगे, 8 रुपए में या 7 रुपए में या 6 रुपए में, बराबर ना। कुछ ना कुछ हमको सामने वाले को डिस्काउंट देना पड़ेगा, तभी वो खरीदेगा। नहीं तो उसके मन में ये आएगा, अरे उसने तो शेयर खरीद करके भी वापस कर दिया, पैसा नहीं भरा, मतलब कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होगा, कंपनी लाभ नहीं कमाती होगी, इसीलिए तो उसने पैसे नहीं भरे होंगे, कुछ भी उसके मन में आ सकता है। तो इसलिए नॉर्मली जब्त हुआ जो शेयर होता है ना, जब हम लोग फिर से बेचते हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान से हमको बेचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए में बेच देंगे, बराबर ना, कुछ ना कुछ नुकसान हमको सहना ही पड़ता है बेचते समय। तो अब अंश पुनः प्रकाशित कर रहे हैं, जब्त हुआ अंश पुनः प्रकाशित कर रहे हो, मान लो कि 8 रुपए में, कितने में बेच रहे हो, 8 रुपए में। तो बैंक खाते उधार कितना होगा, 8 रुपए, बैंक से हमको कितने रुपए मिलेंगे, 8। तो हमारा नुकसान कितने रुपए का हो रहा है, 10 रुपए का शेयर हम लोग 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो 2 रुपए का हमको नुकसान हो रहा है। तो अब ये 2 रुपए का जो हमको नुकसान हो रहा है ना, उस नुकसान की भरपाई हम लोग कहां से करेंगे, जो हमने जब्त किया हुआ है। इस शेयर पे हम लोग पहले से 7 रुपए कमा चुके हैं, है कि नहीं। पहले वाले शेयर धारक ने 7 रुपए तो भरा ही है ना, और उसका हमने शेयर क्या कर लिया, जब्त कर लिया है। तो 7 रुपया तो हमने ऑलरेडी कमा लिया हुआ है, बराबर ना। अब हम लोग कितने में बेच रहे हैं, फिर से 8 रुपए में, तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 2 रुपए का। तो उस नुकसान की भरपाई किसमें से होगी, अंश जब्ती में से। इसलिए अंश जब्ती खाता क्या करते हैं, उधार। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, तो 2 रुपए का। तो याद रखना, जब्त हुआ अंश पुनः प्रकाशित करते समय जितने रुपए का नुकसान होगा उतना रुपया अंश जब्ती खाते उधार करेंगे, बराबर। ये हुआ, और उसके बाद अंश पूंजी खाता क्या होगा, जमा, मतलब पूरा का पूरा 10 रुपए, जितना उधार उतना जमा, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा स्टेप आता है, अंश जब्ती की शेष रकम पूंजी अनामत खाते ले जाएं तब। अंश जब्ती की शेष रकम मतलब हमने कितने रुपए जब्त किए थे, 7 रुपए जब्त किए थे। 7 रुपए में से कितने रुपए चले गए, 2 रुपए, जमा कितना था, 7 में से कितना रुपया उधार हो गया, 2 रुपया, मतलब 7 रुपए में से 2 रुपए चले गए, तो कितना रुपया बचा, 5। तो जो 5 रुपया बच गया ना, उसको लास्ट में पूंजी अनामत खाते ले जाना होता है। अंश जब्ती की शेष रकम लास्ट में कहां लेकर जाते हैं, पूंजी अनामत खाते, ये तीसरा स्टेप होता है। तो अंश रोजनामचा क्या होगा, अंश जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते का 7 - 2 बराबर 5 रुपए, बराबर। तो ये 3 अलग से प्रविष्टियां आपके सवाल में आएंगी। अब जो हम लोग बड़े सवाल करेंगे उसमें जो पहले होती थी वो तो रहेंगी ही, आवेदन के समय 3, आवंटन के समय 2, प्रथम और अंतिम मांग के समय 2, वो सब तो रहने वाला है। उसके बाद उन सारे क्वेश्चन में शेयर जब्त नहीं किए जाते थे, बराबर, नॉर्मल क्वेश्चन थे। अब वो सब होने के बाद जो शेयर है उनको क्या किया जाएगा, जब्त किया जाएगा। जब्त करने के बाद उसको पुनः प्रकाशित करेंगे, और अंश जब्ती की जो शेष रकम होगी उसको पूंजी अनामत खाते लेकर जानी होगी। इसलिए हम लोगों को ये एक्स्ट्रा 3 प्रविष्टियां और सीखनी है। तो पहला, अंश जब्त किया जाए तब, दूसरा, जब्त हुए अंश पुनः प्रकाशित किया जाए तब, और तीसरा, अंश जब्ती की शेष रकम पूंजी अनामत खाते लेकर जाए तब। ये 3 स्टेप है बेटा। लास्ट में एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं। अंश जब्त किया जाएगा तो अंश पूंजी खाता क्या होगा, उधार। अंश जब्ती खाते का कितना, जितना हमको प्राप्त हुआ। अप्राप्त आवंटन या अप्राप्त मांग खाते का जितना रुपया हमको प्राप्त नहीं हुआ। फिर दूसरा, जब्त हुए अंश पुनः प्रकाशित करेंगे।
तो बैंक से पैसे मिलेंगे, इसलिए बैंक खाता क्या होगा? उधार। प्रकाशित कीमत, प्रकाशित कीमत मतलब जितने रुपए में हमने उसको प्रकाशित किया है या बेचा है, 8 रुपए में बेचा है तो बैंक खाते उधार 8, और जितने रुपए का नुकसान होगा, 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में बेचा तो 2 रुपए का नुकसान होगा, अंश जब्ती खाते उधार 2 रुपया, फिर से अंश पूंजी खाते का पूरा 10। फिर तीसरा स्टेप होता है जब्त हुए अंश पुनः प्रकाशित, जब्त हुए अंश पूंजी अनामत खाते लेकर जाए तब। तो जब अंश जब्ती कितनी है? 7 रुपए हमने जब्त किया था, 7 में से कितने रुपए चले गए? 2, तो अब अंश जब्ती कितने रुपए बच गए? 5। अंश जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते का। ठीक है। अब एक प्रविष्टियां तो फिक्स है कि आएंगी, लेकिन ये जो पहली वाली प्रविष्टि है ना, ये वाली अंश जब्त किया जाए तब, यहां पे अंश पूंजी खाता उधार है ना, यहां पे कभी कभी एक चीज और उधार होता है, प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार होता है। उसके लिए ये नोट मैंने आप लोग को लिखवाया है, ये समझ लो, बाद में सवाल में आपको समझ पड़ेगा, अभी तो फिलहाल सिर्फ लिख करके रखना है कि अंश जब्त करते समय यदि प्रीमियम की रकम प्राप्त न हो, अंश जब्त करते समय प्रीमियम की रकम प्राप्त न हो तो अंश जब्त करते समय अंश पूंजी खाता के साथ, अंश पूंजी खाता के साथ, यहां पे अंश पूंजी खाता है ना, अंश पूंजी खाता उधार किया ना, तो यहीं पर अंश पूंजी खाता के साथ प्रतिभूति प्रीमियम खाता भी उधार किया जाता है। बराबर। तो ये जो अंश पूंजी खाता उधार है, वहीं पे प्रतिभूति प्रीमियम खाता भी उधार किया जाएगा, लेकिन ये ऐसा कब होगा? जब प्रीमियम की रकम प्राप्त नहीं हुई होगी तब। ये क्वेश्चन में तुमको समझ पड़ेगा कि हमको प्रीमियम की रकम प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि प्रीमियम की रकम प्राप्त नहीं होगी तो यहां पर तुमको प्रतिभूति प्रीमियम खाता भी उधार करना है, बाकी सब तो वही रहेगा। और सपोज करो कि प्रीमियम की रकम प्राप्त हो गई है, यदि प्रीमियम की रकम प्राप्त हो चुकी हो तो प्रीमियम को बिल्कुल ध्यान में नहीं लेते हैं। तो याद रखना, अगर प्रीमियम की रकम प्राप्त हो गई है तो भूल जाओ कि क्वेश्चन में प्रीमियम है, और प्रीमियम की रकम नहीं प्राप्त हुई है तो तुमको यहां पे प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार करना पड़ेगा। लास्ट में एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, प्रीमियम की रकम प्राप्त नहीं हुई हो तो यहां पे प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार करेंगे, और अगर प्राप्त हो गई है तो उसको बिल्कुल ध्यान में नहीं लेंगे। ये बात क्वेश्चन में जब मैं समझाऊंगा तब अच्छे समझ पड़ेगी, अभी तो सिर्फ याद रखना है कि प्रीमियम की रकम नहीं प्राप्त हुई हो तो प्रीमियम का खाता उधार करेंगे, और प्रीमियम की रकम प्राप्त हो गई हो तो उसको बिल्कुल ध्यान में नहीं लेंगे। ओके, लिख लो।